चलो देखो अभी समझो। अभी हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स आता है। हम लोग का जब सांस अंदर जाता है ना, तो हम लोग का जो ऑक्सीजन अंदर की तरफ में गया, तो अलग अलग पार्ट के सहारे अंदर की तरफ में जाता है, लंग्स में जाकर के गैसियस एक्सचेंज होता है, फिर हम लोग के बाहर निकलता है। तो क्या क्या पार्ट इंक्लूड होगा, तो पहले देखो क्या इंक्लूड होता है। पहले होगा तुम्हारा नोज, दूसरा है तुम्हारा नेजल पैसेज, तीसरा है तुम्हारा ट्रैकिया, फिर है ब्रोंकाई, फिर है लंग्स, फिर है डायफ्राम। तो ये सारी चीज के बारे में हम लोग को देखना है कि कैसे परफॉर्म करता है। पहले हम लोग देखेंगे कि नॉस्ट्रिल क्या होता है। तो नॉस्ट्रिल क्या होता है, एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। नाक के सहारे हम लोग के अंदर में जो एयर आता है वो अंदर में जाता है। So the air passes through the nostril is filtered by tiny hairs that line the passage. The passage is also lined with mucus. हम लोग के नाक के अंदर में छोटा छोटा बाल होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अगर मान लो तुम धूल वगैरह में सांस ले रहे हो तो उस धूल को पहले ही फिल्टर कर देता है। समझ में आया? उसके बाद हम लोग के नाक में म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस मतलब कि हम लोग का नाक जो रहता है हल्का सा गीला गीला रहता है, तो वही जो गीलापन है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूकस, वो प्रेजेंट रहता है वहां पे। उसके बाद हम लोग को देखना है कि फेरेक्स क्या होता है। तो फेरेक्स क्या पार्ट है, तो द पार्ट ऑफ द थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड द विंड पाइप इज कॉल्ड फेरेक्स। तो फेरेक्स कौन सा पार्ट है, तो माउथ के और विंड पाइप के बीच का जो पार्ट है, बीच का जो पोर्शन है, उसी को हम लोग कहेंगे फेरेक्स। यहाँ पे डायग्राम है क्या अपना, देखो यहाँ पे फेरेक्स हम लोग किसको बोल रहे हैं। फेरेक्स देखो अपना कहाँ पे है, तो फेरेक्स यहाँ पे है। ये हम लोग का जो नेजल पैसेज हो गया, ये अपना पूरा नेजल पैसेज है। इस नेजल पैसेज के जस्ट, इस नेजल पैसेज, ये वाला नेजल पैसेज, और यहाँ पर जो विंड पाइप है, विंड पाइप के पहले जो ये वाला स्पेस है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फेरेक्स कहते हैं। क्लियर है? तो इसका फंक्शन अब देखो कि क्या करता है ये। तो फ्रॉम नॉस्ट्रिल एयर एंटर्स द फेरेक्स एंड देन गोज इनटू द ट्रैकिया और द विंड पाइप। तो नॉस्ट्रिल के बाद, नॉस्ट्रिल के बाद ये जो हम लोग का नॉस्ट्रिल है, नेजल पैसेज है, इसके बाद ये जो एयर है ये फेरेक्स से होते हुए तुम्हारा विंड पाइप के अंदर में जाता है, ट्रैकिया के अंदर में जाता है। क्लियर है? उसके बाद तीसरा हम लोग का है लैरिक्स। तो लैरिक्स क्या करता है, द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिक्स। हम लोग का जो लैरिक्स है उसके अपर एंड में एक वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, जिसको कि सॉरी हम लोग क्या कहते हैं, लैरिक्स कहते हैं। यहाँ पे है लैरिक्स, देखो इस पोर्शन में आता है अपना लैरिक्स। इस विंड पाइप के जस्ट ऊपर की तरफ में है हम लोग का लैरिक्स। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे। उसके बाद है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया इज द ट्यूब विच कॉमनली कॉल्ड एज विंड पाइप। तो ट्रैकिया क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब मान लो क्या होता है कि ये जो तुम्हारा बना हुआ है ना ट्रैकिया, इधर ध्यान से एकदम देखो, यहाँ पे ये जो तुम्हारा ट्रैकिया बना हुआ है, तो ये जो ट्रैकिया है देख रहे हो, छोटा छोटा रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, अगर मान लो ये जो नेजल पैसेज है हम लोग का, ये वाला जो पोर्शन है, अगर मान लो खाली होता, रिंग जैसा स्ट्रक्चर अगर नहीं होता, इसमें एयर अगर प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ तो अंदर वैक्यूम बनेगा। वैक्यूम बनने के कारण क्या होगा कि वो ऐसा चिपक जाएगा, वो एकदम ऐसा करके चिपक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग को सांस फिर नहीं आएगा ना, हम लोग फिर सांस आगे ले सकेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए वहां पर छोटा छोटा रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाता है। तो वो कैसे काम करता है, वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में रिंग्स लाइक जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये इसको सपोर्ट करता है, ताकि ये वैक्यूम की वजह से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए। क्लियर है? अब आगे देखेंगे। अब आगे है तुम लोग का ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या करता है, द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है वो आगे जाकर के दो स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। द टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स। अब हम लोग का जो ये ब्रोंकाई है, ये हम लोग का जो ब्रोंकाई है, यही वाला है। देखो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई किसको कहा जा रहा है, ये जो अपना आया है ना, इसी को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। अब है अपना लंग्स। लंग्स क्या करता है मालूम ही है कि लंग्स जो है हम लोग का चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग का
एब्डोमेन कैविटी से सेपरेटेड होता है बाय डायफ्राम। डायफ्राम हम लोग के लंग का कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करता है। डायफ्राम क्या है? मसल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? मसल लाइक स्ट्रक्चर है। तो द लंग्स आर इनक्लोज्ड विद द रिब केज, और लंग्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? तो रिब केज तुमको प्रोटेक्ट कर रहा है। मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स, और ये किससे बना होता है? तो रिब्स से बना होता है। अब इधर ध्यान दो, ये जो हम लोग का लंग्स है, ये जो है ना, यहाँ पे देखो डायफ्राम से सेपरेटेड, डायफ्राम ये वाला पोर्शन को कहते हैं, और नीचे में तो तुम्हारा जितना भी डाइजेस्टिव वाला सिस्टम सब है वो सब रहेगा। तो वो नीचे वाला को हम लोग कहते हैं एब्डोमेन कैविटी। क्या कहते हैं? एब्डोमेन कैविटी। और ये जो है इस डायफ्राम से सेपरेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो लंग्स हम लोग का है, ये इंक्लोज रहता है, हड्डी जैसा ये स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। और ये वाला क्लोज स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? रिब केज कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर हम देखेंगे ब्रोंकियोल्स किसको कहते हैं, तो ब्रोंकियोल्स क्या होता है? ईच ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। अब ये जो पहले ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई क्या हुआ? ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होगा, और ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के किस में डिवाइड हुआ? ब्रोंकियोल्स में। कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझो, यहाँ पर हम लोग का पहले ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लंग के अंदर में आया, ये जब हम लोग के लंग के अंदर में आया है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। और ये देखो फिर आगे जाकर के और छोटा छोटा स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखेंगे हम लोग एल्वेली क्या होता है। तो एल्वेली ही हम लोग का लंग्स का जो मेन पोर्शन है वो है। तो एल्वेली क्या होता है? तो ब्रोंकियोल्स के लास्ट में लगा होता है, छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? द वॉल्स आर वेरी थिन, दे आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करता है? कैपिलरीज क्या करता है? तो कैपिलरीज हेल्प करता है गैस को एक्सचेंज करने में। किसको? गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प कौन करेगा? कैपिलरीज। और हर एल्वेली में छोटा छोटा कैपिलरीज, मतलब थिन लेयर ऑफ कैपिलरीज लगा रहता है, जिसके थ्रू गैस जो है एक्सचेंज हो पाता है लंग्स के अंदर में। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इनसाइड द एल्वेली, और एल्वेली के अंदर में ही क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ एल्वेली इन द लंग्स प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो एल्वेली है ये हम लोग के लंग्स के अंदर में मिलियंस ऑफ नंबर में होता है, मिलियंस ऑफ नंबर में होता है, जो कि हम लोग को एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करता है। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये जो ब्रोंकियोल्स था, ये ब्रोंकियोल्स के लास्ट में देखो यहाँ पे छोटा छोटा तुम लोग को डॉट दिख रहा होगा। तो ये जो छोटा छोटा डॉट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्वेली सैक कहते हैं। कोई दिक्कत है? पक्का? चलो आगे अब देखेंगे। उसके बाद है अपना कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब और रेस्पिरेशन का मतलब हम उसी दिन समझा दिए थे। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? कि टेकिंग इन ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किसके साथ में मिलता है? फूड के साथ में, और ये क्या बना देगा? फिर एनर्जी बना देगा, और एनर्जी बनाने के बाद ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो CO2 में कन्वर्ट होता है, और ये फिर हम लोग के बाहर निकल जाता है। लेकिन ब्रीदिंग का मतलब क्या है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। बस बच्चा वाला चीज, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, उसी को क्या कहेंगे? ब्रीदिंग हम लोग कहेंगे। तो इसमें क्या होता है? इनहेलेशन होता है और दूसरा पार्ट एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन का मतलब सांस लेना और एक्सहेलेशन का मतलब सांस छोड़ना। अब है इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होता है देखोगे, as we inhale, ribs, lips and diaphragm moves downwards, the chest cavity become large, because of this air is sucked into the lungs and fill the expanded alveoli। देखो अब होता क्या है इनहेलेशन के टाइम, एकदम ध्यान से देखो समझो। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का रिब केज क्या करेगा? बाहर की तरफ में फैल जाता है, और ये जो हम लोग का डायफ्राम है ये आ जाता है नीचे की तरफ में थोड़ा सा। इसीलिए हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो हल्का सा पेट भी लगता है कि बाहर की तरफ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा मिल करके क्या करता है कि लंग्स को एब्जॉर्ब करवाता है ऑक्सीजन। बाहर से जो ऑक्सीजन आया यहाँ पर स्पेस गैप बना, और उसी के वजह से तुम्हारा लंग जो है वो ऑक्सीजन को ले पाया, और लंग ऑक्सीजन को ले पाएगा, उसके बाद एल्वेली क्या करेगा कि उसका एक्सचेंज कर देगा।
ठीक है, ऑक्सीजन को निकाल करके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर करके बाहर की तरफ में निकाल देगा। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा पहले इनहेलेशन। बस अभी लेने का बात हो रहा है ऑक्सीजन, अभी निकालने का बात नहीं हो रहा है। अब देखो क्या होता है। The oxygen in the vascular air is taken up by alveoli blood vessel to be transported to all cells of the body। ये जो alveoli होता है ना, ये जो हम लोग का alveoli sac है, ये जो है ना नस से कनेक्टेड होता है, मतलब कि वेसल से कनेक्टेड होता है। समझ में आया? नस से कनेक्टेड होता है, जो कि क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन लिया और उस ऑक्सीजन को डायरेक्ट वेसल में डाल देता है, नस में हम लोग का डाल देता है। क्लियर है? Second point, the oxygen is carried in the blood by the respiratory pigment known as hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen। Next क्या है, होता क्या है कि ये जो एल्वेली है, ये क्या करता है, देखो हम लोग का ब्लड में ऐसे ऑक्सीजन जा नहीं सकता है। अगर हम प्योर फॉर्म का ऑक्सीजन का बात करें तो ऐसे जा नहीं सकता है। तो हम लोग का जो एल्वेली है, एल्वेली करता क्या है कि हेमोग्लोबिन के साथ में उस ऑक्सीजन को अटैच कर देता है और हेमोग्लोबिन हम लोग का ऑक्सीजन को लेकर के पूरा शरीर में दौड़ते रहता है। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन सिर्फ ऐसे नहीं जा सकता है, ठीक, वो किसके साथ चिपक करके जाएगा? हेमोग्लोबिन के साथ में चिपक करके जाता है। तो दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पलस। कॉर्पलस का मतलब क्या है? रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है ये वाला पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? तो हेमोग्लोबिन वाला पिगमेंट। The oxygen rich in the cell where the process of respiration takes place produces carbon dioxide। और इस प्रोसेस के वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। This carbon dioxide diffuses into the blood which carries in the lungs in dissolved form। अब क्या होता है कि ये जो वेसल्स है, ये तो यहाँ पर दो को चीज लेकर के, मतलब एगो तो पहले ऑक्सीजन लेकर के जाएगा वो हेमोग्लोबिन मिला करके, लेकिन शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुआ है सेल्स का काम करने की वजह से, वो भी क्या करेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में निकालेगा और किसको देगा? तो ये भी देगा एल्वेली को ही। ये किसको देगा? तो ये भी तुमको देगा एल्वेली को ही। और एल्वेली फिर क्या करेगा कि इसको हम लोग का लंग्स से फिर बाहर की तरफ में निकाल देता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। अभी रुको समझाते हैं। देखो अभी एक्सहेलेशन का मतलब क्या है? एज वी एक्सेल मतलब कि जब हम लोग सांस बाहर की तरफ में निकाले हैं तो रिब्स क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाता है, कॉजिंग द डायफ्राम टू मूव अपवर्ड। दिस डिक्रीजेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी पुशिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। देखो अब क्या कैसे काम करता है, कितना समझ में आ गया था? मिटा दे। देखो अब क्या होगा कि जब हम लोग सांस बाहर की तरफ में छोड़ेंगे तो ये रिब केज क्या करेगा कि लंग्स को बाहर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि बाहर की तरफ से अंदर धकेलता है। और रिब केज, ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम भी क्या करेगा कि इसको लंग्स को नीचे से ऊपर की तरफ में धकेलेगा, ताकि ये जो लंग्स समझ लो एक बैलून की तरह, उसको हम दबाएंगे तो इसमें से हवा बाहर की तरफ से निकल जाएगा। समझ में आएगा? तो रिब केज और डायफ्राम मिलकर के वही काम कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे हम लोग कि रेस्पिरेटरी इन प्लांट में कैसे होता है। तो रेस्पिरेटरी इन लीव्स है, रेस्पिरेटरी इन ग्रीन स्टेम है, रेस्पिरेटरी इन वुडन स्टेम है। रेस्पिरेटरी इन लीव्स में अगर होगा तो किसके वजह से होता है? स्टोमाटा की वजह से। अगर ग्रीन स्टेम है तो किसके वजह से होगा? स्टोमाटा की वजह से ही होगा। लेकिन अगर वुडी स्टेम है तो वहां पर किससे होता है? तो लेंटिसेल्स के वजह से होता है। किसके वजह से होगा? लेंटिसेल्स के वजह से होगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इन द मेजर इवेंट दिस टाइम। दिन में क्या होता है कि दिन में तो भरपूर मात्रा में हमको सनलाइट मिलेगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस होगा यानी कि वहां पर क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन हमेशा रिलीज होगा। लेकिन रात के समय में क्या होगा? वहां पर फोटोसिंथेसिस करने का साधन ही नहीं है, तुम्हारे पास सनलाइट है ही नहीं, कहां से होगा फोटोसिंथेसिस? तो वहां पर क्या निकलता है? CO2 निकलता है ज्यादातर। क्लियर है? दिन के समय में क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। रात के समय में क्या निकलेगा? CO2। कोई दिक्कत? दिन के समय में कौन सा प्रोसेस होगा? फोटोसिंथेसिस। रात के समय में कौन सा प्रोसेस होगा? रेस्पिरेशन। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां तक में कोई दिक्कत? इतना लिखोगे पहले?
चलो देखो आगे, अब है हम लोग का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला हम लोग को देखना है ब्लड के बारे में। ब्लड जो है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये है कि जो बॉडी का पूरा पार्ट को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करवाता है। क्लियर है? ये जो कनेक्टिव टिश्यू है तुम्हारा, ये क्या क्या कंसिस्ट करेगा? तो पहला चीज कंसिस्ट करेगा तुम्हारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? तो इट इज अ फ्लूइड मीडियम इन विच सेल आर सस्पेंडेड, इट इज ट्रांसपेरेंट, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट। ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है क्या क्या चीज को? फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा है आप तुम्हारा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या है? तो आरबीसी कंटेन्स हेमोग्लोबिन। और अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि हेमोग्लोबिन के साथ में क्या चिपक के जाता है ब्लड में? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैरी कौन करेगा? तो अपना रेड ब्लड सेल करेगा। कहां से? किसके हेल्प से? तो हेमोग्लोबिन के हेल्प से। अब है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या है? तो एक तरह से हम लोग का बॉडी का सोल्जर्स है। ये क्या करता है? हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीजेस बाय फाइटिंग इन्फेक्शन से। उसके बाद है अपना प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? अगर मान ले तेरे हाथ में कहीं कटपट लग गया, तो जो कट लगता है उसके बाद ब्लड लॉस को रोकने के लिए प्लेटलेट क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट करवाता है उस जगह में जहां पर भी तुमको इंजरी हुआ होगा। तो प्लेटलेट का अपना यही फंक्शन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे The human blood circulatory consists of the heart and the vessel. Human जो circulatory system है, जो blood है, blood में क्या आएगा? तो हम लोग देखेंगे हार्ट आएगा और दूसरा क्या आएगा? वेसल्स आएगा। ये जो वेसल्स है, हम लोग का जो ब्लड का नस होता है, वो नस रहेगा तीन टाइप का। क्या क्या? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या कैरी करेगा? तो आर्टरीज कैरी करता है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या कैरी करेगा? तो आर्टरीज कैरी करता है ब्लड को from the heart to all parts of the body. From the heart to all parts of the body, यानी कि ये क्या कैरी करेगा? तो ये कैरी करेगा तुम्हारा ऑक्सीजन को। क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजन को। उसके बाद है वेन्स। तो वेन्स क्या कैरी करता है? कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ये बॉडी से जितना भी ब्लड है उसको वापस लेकर के आता है कहां पे? हार्ट के पास में। मतलब कि ये क्या कैरी करेगा? तो ये करेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाला ब्लड है उसको लेकर के वापस में आएगा। कैपिलरीज क्या होता है? तो कैपिलरीज क्या है? कैपिलरी जो होता है नैरो रहेगा, थिनवॉल रहेगा, जो कि कनेक्ट करता है आर्टरीज को वेन्स के साथ में। और कैपिलरीज का मेन फंक्शन क्या है? तो कैपिलरीज का मेन फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज O2, CO2, फूड बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। तो कैपिलरीज एक मीडियम है ये सारा चीज को एक्सचेंज करने में। क्या क्या चीज को? ऑक्सीजन, CO2, फूड मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करेगा बिटवीन सेल्स और ब्लड का। कोई दिक्कत? सेल कौन सा सेल? तो हम लोग का बॉडी जो वर्क कर रहा है, हाथ पैर जो हम लोग का चल रहा है, इसके अंदर में सेल ही है। तो सेल्स में से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड को एक्सचेंज करने में हेल्प कर पाएगा कौन? तो कैपिलरीज हम लोग को हेल्प करवाएगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में कि ह्यूमन हार्ट हम लोग का काम कैसे करता है। देखो एकदम ध्यान से, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि हम लोग का ब्लड को पंप करवाता है ऑल ओवर द बॉडी। तो ये जो होता है ये ट्रायंगुलर शेप का रहता है और रफ साइज रहता है और ये क्लिंच्ड फिस्ट का साइज का रहता है। मतलब क्या है कि तुम अपना मुट्ठी को जब मोड़ोगे ना, तो जितना तुम्हारा मुट्ठी का साइज होगा उतना ही बड़ा तुम्हारा हार्ट का साइज होगा, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन हार्ट हैज कितना चेम्बर? 4 चेम्बर। कौन कौन सा चेम्बर रहेगा? देखो, एक ये वाला चेम्बर है, दूसरा ये वाला चेम्बर है, तीसरा ये वाला चेम्बर है और चौथा ये वाला चेम्बर है। तो इसमें कितना गो चेम्बर? तो 4 गो चेम्बर रहेगा। तो द अपर 2 चेम्बर, ऊपर वाला जो 2 गो चेम्बर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो अपर 2 चेम्बर और कौन? आर्टरिया। क्या कहेंगे? आर्टरिया। कौन कौन सा? तो ये वाला और ये वाला, तो क्या कहेंगे? आर्टरिया। और जो नीचे का 2 चेम्बर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेंट्रिकल्स। क्या कहेंगे? वेंट्रिकल्स। तो ये वाला और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? वेंट्रिकल्स। कोई प्रॉब्लम है?
नहीं है। These chambers are separated by a partition known as septum, और ये जो चेम्बर सब है ये हम लोग का एक पार्ट से सेपरेट रहता है जिसका नाम क्या है, सेप्टम। ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, बीच वाला पोर्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे, सेप्टम कहेंगे। अब है एक और चीज कि इसमें जो हम लोग का नस रहता है ना ब्लड में, उसमें प्रेजेंट होता है वाल्व। क्या प्रेजेंट होगा, वाल्व। तो वाल्व क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें नहीं दिया है फिगर में, छोड़ दो, वाल्व हम लोग नहीं देखेंगे, आगे अब देखें ब्लड सर्कुलेशन कि हम लोग का जो ब्लड है वो कैसे कैसे किस टाइप में सर्कुलेट होता है। When the muscles of all four chambers are relaxed, the pulmonary veins bring the oxygenated blood from the lungs to the left atrium। देखो ध्यान से एकदम समझो, हम लोग का कौन सा मसल, कौन सा चेम्बर, तो पल्मोनरी वेन। कौन सा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कौन सा आएगा, पल्मोनरी वेन हो गया तुमको, देखो यहाँ पे है पल्मोनरी वेन, मतलब कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहाँ पर जो है ब्लड आता है, कहाँ से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से, लंग्स से। तो यहाँ जो पोर्शन है इस पोर्ट में क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ से आएगा, तो लंग्स से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इस जगह में, तो इस जगह से और जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वाला उसको पुश किस तरफ किया जाता है, तो यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में पुश किया जाता है। अब यहाँ से फिर वो कहाँ जाएगा, देखो यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, आयोटा से होते हुए कहाँ जाएगा, अपने बॉडी पार्ट में जाएगा। क्लियर है, कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट में। अब बॉडी में गया, काम किया, सब ऑक्सीजन दे गया, बदले में बॉडी के अंदर में से क्या लेकर के आएगा, कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कौन सा टाइप से लेकर के आएगा, किस जगह से लेकर के आएगा, तो वेना कावा से लेकर के आएगा। दो गो वेना कावा होता है हम लोग के बॉडी में, कौन, कितना कितना, दो वेना कावा। एक होता है तुम्हारा लोअर वेना कावा और एक होता है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं अपर वेना कावा या फिर सुपीरियर, और नीचे वाला को लोअर वेना कावा कहते हैं। क्लियर है, तो ये किस पोर्शन में लाएगा, तो ये लाएगा तुमको राइट आर्टरियम। ये किस जगह पे लाएगा, राइट आर्टरियम में। कौन सा लाएगा, तो CO2 वाला लेकर के आएगा। कहां से लाया, तो ये बॉडी से लेकर के आया। बॉडी में जो काम हुआ, ऑक्सीजन दिया, एक्सचेंज बदले में क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को लेकर के यहाँ पे आया। क्लियर, अब यहाँ से तुम्हारा राइट आर्टरियम में आया, राइट आर्टरियम से फिर ये जो ब्लड है किसमें गया, तो राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये होते हुए देखो तुम्हारा कहां से चल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये कहां चल जाएगा तुम्हारा, फिर से ये कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। और लंग्स में जाकर के फिर ये ऑक्सीजनेटेड होगा, इसके अंदर में ऑक्सीजन आएगा, और फिर वो ऑक्सीजन वाला फिर किस तरफ में आएगा, तो फिर लंग्स से यहाँ पे वेन्स से होते हुए तुम्हारा अंदर की तरफ में जाएगा। आर्टरीज से जाएगा लंग्स की तरफ में ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड वाला जितना भी ब्लड है, कौन सा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला। समझ में आया पूरा कहानी, समझ में आया पूरा कहानी, पक्का। हमको एक बार बताओ, समझो। देखो यहाँ पे तुमको सारा पॉइंट दिया भी हुआ है, तो अगर ऊपर नहीं समझ में आएगा तो ये सारा पॉइंट तुम लोग एक बार पढ़ोगे, समझ में आया, स्क्रीनशॉट मार लेना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। देखो यहाँ पे भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है डायग्राम में। देखो यहाँ पर हम लोग का लंग्स का कैपिलरी है, ये लंग का कैपिलरी में क्या आएगा, पहले अपना इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पोर्शन से आएगा, पल्मोनरी वेन्स से। कहाँ पे आता है, तो इस जगह में आएगा, यहाँ से फिर इस जगह में आएगा, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, इधर से होते हुए तुम्हारा पूरा बॉडी पार्ट में गया, वहां से फिर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आएगा। तो CO2 यहाँ से लेकर के ऊपर में गया, यहाँ पे इस जगह पे किसके थ्रू जाता है, वेना कावा से, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इधर से होते हुए कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, कोई दिक्कत। और ऑक्सीजनेटेड वाला जो निकला है वो किसके थ्रू जाएगा, आयोटा से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, समझो। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एक चीज, सब हमारा जो बॉडी है ना, हमारा बॉडी को या फिर हम जैसा ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन जैसा ऑर्गेनिज्म को डबल सर्कुलेशन वाला ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है।
तो डबल सर्कुलेशन ऐसा क्यों कहा जाता है समझो। ह्यूमन में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो हार्ट के द्वारा, लंग के द्वारा और मतलब देखो होता क्या है कि हम लोग का पहले ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन को दिया हम लोग ब्लड में, ब्लड से फिर कहाँ पे जाएगा, पूरा बॉडी में काम किया, फिर वापस से आएगा हम लोग के हार्ट में। तो ये प्रोसेस जो है ना पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, मतलब कि 2 बार सर्कुलेशन होता है, ठीक है। एक बार जा रहा है, एक बार तुरंत ब्लड आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेटरी। यहाँ पे 2 बार होता है, 2 चीज होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। दोनों का मतलब समझो कि पल्मोनरी और सिस्टमेटिक का मतलब होता क्या है। देखो पल्मोनरी का मतलब क्या है, एक सेकंड, एक टॉपिक। पल्मोनरी का मतलब क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम द हार्ट टू द लंग एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होता है, सर्कुलेशन हार्ट से लंग तक और फिर वापस से हार्ट तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर क्या है, सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट से फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी, फिर वापस हार्ट में, इसको हम लोग क्या कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब हार्ट लंग वापस हार्ट, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब हार्ट बॉडी फिर वापस हार्ट, उसको कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर देखो, इन सच सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्यों यहाँ पर 2 टाइप का सर्कुलेशन हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं डबल सर्कुलेशन। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे। कोई दिक्कत है, तुम्हारा है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जहां पर सिर्फ 2 चेंबर वाला हार्ट रहेगा, जहां पर 2 चेंबर का हार्ट रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज नहीं होता है, मतलब कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन नहीं होता है, यहाँ पर कोई एक चीज ही होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और ये मेनली किसमें होगा, तो मेनली होता है तुम्हारा 2 चेंबर वाला ऑर्गेनिज्म यानी कि फिश में होता है। दूसरा है तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ध्यान से एकदम देखोगे तो लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन्स लिम्फ व्हिच इज अनदर टाइप ऑफ ब्लड फ्लूइड इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में क्या कैरी होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ कैरी होता है जो कि अनदर टाइप है ब्लड फ्लूइड का, जो कि अनदर टाइप है ब्लड फ्लूइड का। और इसमें क्या होता है कि लिम्फ इज कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड। लिम्फ जो है कैसा होगा, कलरलेस होगा और इसमें कैसा होगा, लेस प्रोटीन होगा, मतलब कि प्रोटीन का संख्या इसमें कम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम का काम ये है, ये जितना भी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट है उसको शरीर के बाहर निकालने का काम करेगा। कौन करेगा, तो लिम्फेटिक सिस्टम करता है। क्लियर है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ ब्लड। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हम लोग का बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा इसका योगदान रहता है, रोल रहता है। क्लियर है। आगे देखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट होता है एक चीज दूसरे जगह पे, वैसे ही प्लांट में भी होता है। प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट्स हैव 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कितना, 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि पहला होता है ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स, तो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। दूसरा फूड होता है, किसके द्वारा होता है, फिलम के द्वारा होता है। तो जाइलम में हम लोग को 2 चीज पढ़ना है, क्या क्या चीज, जाइलम वेसल और दूसरा जाइलम क्रैचेट्स। जाइलम वेसल्स और जाइलम क्रैचेट्स। फिर फिलम में जो है 2 चीज है, पहला क्या है सीव ट्यूब और दूसरा क्या है कंपेनियन सेल। क्या है, प्राइमरी बाय सीव ट्यूब, हेल्प बाय कंपेनियन सेल। 2 तरीके का इसमें रहता है। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल की किस डायरेक्शन में किस तरीके से होता है। पहला है तुम्हारा रूट प्रेशर और दूसरा वाला है तुम्हारा ट्रांसपिरेशन सॉरी। क्लियर है। देखो कैसे कैसे काम करता है। रूट प्रेशर का मतलब क्या है, एट द रूट
देखो इधर, at the root cells is contact with the soil, activity taken up ions. देखो, this create a difference in the concentration of ions between the root and the soil. Water moves into the root from the soil to eliminate this difference, with result in the steady movement of water. देखो होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि छोटा छोटा रूट हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। रूट हेयर का क्या हम लोग बात करें, हम लोग आयंस का भी बात करेंगे। आयंस प्रेजेंट होता है, आयंस जो होता है क्या करता है ना, आयंस क्या करेगा कि यहाँ पर सेल का कांटेक्ट के वजह से यहाँ पर जितना भी आयंस है वो सारा ऊपर की तरफ में जाने लगेगा। क्या होगा, ऊपर की तरफ में जाने लगेगा। और यहाँ पर जो आयंस का कमी होगा, उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से और ज्यादा आयंस खींचा जाएगा, और ज्यादा आयंस खींचा जाएगा, तो वाटर भी जो है आयंस के साथ ही ऊपर की तरफ में चला जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा रूट का प्रेशर के वजह से। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। पूरा रट लेना है एकदम, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट पूरा। इसमें क्या होता है, रूट प्रेशर अकर मोस्टली एट नाइट एंड कैन ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। और ये जो रूट प्रेशर है ये सिर्फ छोटा प्लांट में हो सकता है और ज्यादा दूर तक, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता है पानी, ये बस थोड़ा सा ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। फिर से समझो कि रूट प्रेशर में क्या होता है। रूट प्रेशर में क्या होता है, सेल जो है कांटेक्ट में होता है, आयंस जो है कांटेक्ट में होता है। अब आयंस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ में जाने लगता है, ठीक है। इन लोगों का एक्टिविटी धीरे धीरे ऊपर की तरफ में होता है। तो यहाँ पर जो सेल का आयंस का डिफरेंस हुआ, उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर वाटर भी ऊपर की तरफ में जाने लगता है, ठीक है। डिफरेंस जो हुआ वाटर के भी ऊपर की तरफ में जाने लगेगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रूट प्रेशर। दूसरा है अपना ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, बहुत सिंपल है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है बाय एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर किसके द्वारा, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के द्वारा, और उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन। क्या है ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो इवापोरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमाटा क्रिएट अ सक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द रूट। समझाएंगे ये चीज क्या होता है, यहाँ पर पहले पढ़ लो। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ध्यान से समझो अभी, एकदम ध्यान से। ये तुम्हारा ट्री है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ध्यान से एकदम देखोगे, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, धीरे धीरे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इवापोरेट करेगा वेपर के सहारे, वेपर के सहारे इवापोरेट कर जाएगा। तो यहाँ पर तो तुम्हारा खाली स्पेस रह जाएगा, खाली स्पेस रह जाएगा। तो इस खाली स्पेस को जो पूरा करेगा वो कौन करेगा, तो ये वाटर यहाँ से तब खींचना चालू करेगा यहाँ पर डालने के लिए। समझ में आया, ये वाटर जो है नीचे से खींचना चालू करेगा, रूट से खींचना चालू करेगा कौन, जाइलम। कौन, जाइलम। और यहाँ पर जाकर के उस वाटर को जमा करेगा, पूरा करेगा। तो इस सहारे तुम्हारा वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ में जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। कोई दिक्कत है, अब देखो, ट्रांसपीरेशन अकर मोस्टली ड्यूरिंग द डे एंड कैन ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। और ये जो है जनरली होता है डे के समय में, दिन के समय में, और वाटर जो है यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट तक भी जा सकता है, मतलब कि ऊंचे से ऊंचे पेड़ तक के ऊपर तक जा सकता है। क्लियर। अब हमें हम लोग का ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फूड जो है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह, पेड़ में, ट्री। देखो किसके वजह से होगा, ट्रांसलोकेशन के वजह से होगा। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन इज इन फिल्म इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ट्रांसलोकेशन किसके वजह से होगा, फिल्म के वजह से होता है। किसके वजह से, फिल्म के वजह से होता है। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फिल्म टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा एनर्जी तो कंज्यूम करता है, मतलब कि किस फॉर्म में करेगा, तो एटीपी के फॉर्म में करता है। थर्ड पॉइंट देखोगे कि दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। दिस प्रेशर मूव द वाटर मटेरियल इन द फिल्म टू द टिश्यू व्हिच हैव लेस प्रेशर। होता क्या है कि यहाँ पर जो है एक प्रेशर क्या ये होता है, प्रेशर यहाँ पर एक बनता है,
ठीक है। ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ में जाएगा तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है। इस प्रेशर जनरेशन के वजह से ही जितना भी तुम्हारा फूड मॉलिक्यूल रहेगा या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेगा वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ में आता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो दिस अलाउ द कूलेंट टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स। अब देखो एग्जांपल में, इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स व्हिच नीड एनर्जी टू ग्रो। अब देखो मान लो कि इस जो लीफ है ना, ये वाला, इस लीफ को अगर एनर्जी का जरूरत है, फूड का अगर जरूरत है, एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी लेगा, फूड का अगर जरूरत है, तो ये क्या करेगा कि पेड़ जो है वहां सेंस कर लेगा कि हाँ भाई वहां पर फूड का जरूरत है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर एक प्रेशर कैरी करेगा, प्रेशर एक बनाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो भी तुम्हारा फूड मॉलिक्यूल होगा वो सीप ट्यूब के द्वारा, सीप ट्यूब किसमें होता था, फिल्म में होता था, सीप ट्यूब के द्वारा यहां से लेकर के जो भी लीफ होगा वहां पर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर प्रेशर के वजह से ही फूड मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर की तरफ में जाता है। कोई दिक्कत, पांचों पॉइंट एकदम रट्टा मार लेना है। अब आगे देखो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर क्या है, एकदम ध्यान से समझ लो। जाइलम ट्रांसपोर्ट और फिलम ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर है, तो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल, कौन, जाइलम, और फिलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ओनली फूड मटेरियल। जाइलम जो है वो आकर करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फिलम जो है वो अपर डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों में आकर कर सकता है, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे की तरफ में फिलम जो है कैरी कर सकता है। उसके बाद है जाइलम ट्रांसपोर्ट अकर ड्यू टू द सक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और यहाँ पर जाइलम जो है मेनली किस प्रोसेस पे एक्ट करता है, तो सक्शन ऑफ वाटर वेपर के वजह से एक्ट करता है। वाटर वेपर के द्वारा जो वहां पर प्रेशर जनरेट हुआ है उसी के वजह से एक्ट करता है। फिल्म में क्या होता है कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। एटीपी के द्वारा फूड को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, एटीपी के हेल्प से, एनर्जी के हेल्प से। क्लियर है।